नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की कहानी अब सामने आने लगी है। मोहन यादव के बाद ताजा मामला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है, बद्रीनाथ चोरी का है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 1,000 करोड़ रुपया गोदी मीडिया को देकर मुंह बंद कर देंगे सारी मीडिया का? अभय दुबे जी से मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से बातचीत की है, आपको अच्छी लगेगी। चलते हैं सीधा अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के जिस राज में काले कारनामे सामने ना आ जाएं वो कम है। उत्तराखंड के मामले में पूरे देश को चौंका दिया है। उत्तराखंड में एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का क्या दुष्परिणाम होता है, ये पूरा देश देख रहा है। और मुख्यमंत्री भी कमाल के धामी। मीडिया बोले ना तो 1,000 करोड़ रुपया मीडिया को बांट दिया कि उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की खबरें नहीं दिखानी है। जो पत्रकार वहां बोल रहे हैं उनको पुलिस नोटिस दे देती है, कार्रवाई कर देती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को किस तरह दबाया गया सबने देखा। मुझे देहरादून से एक फोन आया, उन्होंने 4 नाम बताए मुझे: राजीव अग्रवाल, विकास ज्ञानी, दिनेश यादव और विक्रम आहूलावालिया। बताया गया कि ये साहब मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं और जो जो काम कारनामे इनके बताए गए वो मुझे चौंका गए। उन साहब का तो ये कहना था कि पूरा प्रदेश है, ठेका हो, जमीन हो, जायदाद हो, ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो। भ्रष्टाचार की जो जो नई नई कहानियां उत्तराखंड में सामने आ रही है उसमें लोगों का हाथ है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने ट्वीट करके धामी जी की सरकार से पूछा ये कौन लोग हैं 4, क्या ये प्राइवेट आदमी है जो सरकार चला रहे हैं? गलत है तो कोई धामी को बदनाम कर रहा है तो इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि सर इन चारों का धामी से मतलब नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार की कहानी चल रही थी उस राज्य में जो गरीब है, जहां पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। इस बीच में बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी का मामला, वहां की चोरी का मामला सामने आ गया जी। और अब तो जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि लंबे समय से धामी को पता था कि बद्रीनाथ पे भी खेल हो रहा है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि मंदिर में चंदा चोरी होती रहे, मंदिर में अनियमितताएं होती रहे, इन्हें मतलब नहीं है? उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां आ रही हैं, अभय जी, ये क्या संकेत देती है? इतना सुंदर राज और अब भ्रष्टाचार की गोद में जाके बैठ गया है। देखिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार के मामले में कोई नया अनोखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक अब राज्य सरकारों को देखते जाइए, भ्रष्टाचार की कहानियां आपके सामने आती रहेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो खुद ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल चुका है और इसके ऊपर सारे देश के अंदर विवाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सफाइयां हैं उस सवाल को लेकर पहली नजर में ही खोखली नजर आती हैं। भ्रष्ट कर्नाटक में एक सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार के आरोप में हारी है। देखिए, बहुत कम देश में चुनाव ऐसे हैं, देश में कितना भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। कर्नाटक एक ऐसा प्रांत था जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव हुए और 40% सरकारा का आरोप लगा उनके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। हिमाचल प्रदेश में, जहां आजकल कांग्रेस की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार कांग्रेस नहीं चला रही, लेकिन भाजपा हारी क्यों थी? भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण हारी थी। आप उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड का आप पहले भी जिक्र करते रहे हैं और उत्तराखंड की भ्रष्टाचार की कहानियां सब लोगों को पता है। उत्तराखंड बुरी तरीके से एक भ्रष्ट राज्य है। जहां तक बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी का सवाल है, मैं आमतौर पर उत्तराखंड में होने वाले भ्रष्टाचार या मध्य प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार या कर्नाटक में होने वाले भ्रष्टाचार या उत्तर प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार से थोड़ा सा उसको अलग करके देखूंगा। जो मंदिरों का सवाल है वो संजय जी खास तरह का सवाल है। इसको भाजपा में दिन रात जो भ्रष्टाचार होता है उसको जोड़ के हम लोगों को उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। है क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट ये है कि सारे देश के जितने भी मंदिरों के प्रबंधन हैं, उन प्रबंधनों पर कब्जा किया जाए और वो सारे देश में मंदिर के प्रबंधनों पर कब्जा करने की उसकी एक योजना है। और वो योजना और वो किस तरह से कब्जा क्यों करना चाहते हैं, इसका प्रमाण हम लोगों को अयोध्या में मिल गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्रबंधन के ऊपर एक एक बंदा, एक एक कारकुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, उसका नियुक्त किया हुआ है। उन लोगों को कर्नाटक जाकर या नागपुर जाकर या झंडेवालान आकर
हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती है, सारा माल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की के गुप्त खजाने में जाता है। इस बात को मैं जाने कब से कह रहा हूं और लोग भी कह रहे हैं, और अब इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ ज्यादा सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, जितने भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब। तो संघ चाहता है कि हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों के ऊपर, सारे मंदिर बहुत अमीर हैं, सारे मंदिरों में करोड़ों अरबों चढ़ावा आता है, बहुमूल्य बेशकीमती धातुएं, जेवर वगैरह ये सब चढ़ाए जाते हैं। किसी तरीके से अंग्रेज जो व्यवस्था बना गए थे और उसके बाद आजाद भारत की सरकार ने उस व्यवस्था को कमोबेश जारी रखा। उनके अपने ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट उनको चलाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सब ट्रस्टों को हटाकर उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी अभियान भी चला रहे हैं इनके लोग, सब जगह अदालतों में रिटें पड़ी हुई हैं, सब जगह हो रहा है। तो इन सब पे कब्जा करना चाहता है। अब देखिए, राम मंदिर के ट्रस्ट में घोटाला हुआ, इस सवाल पर संघ सिटपटाया हुआ है, भाजपा सिटपटाई हुई है, तमाम हिंदुत्ववादी सिटपटाए हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ में जब घोटाला होगा या दूसरे इसी तरह के मंदिरों में घोटाला होगा तो इसका बहाना बनाकर ये लोग उसके प्रबंधन पर कब्जा करना चाहेंगे। हम लोगों को इनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि ये उसके प्रबंधन पर कब्जा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये पानी में मछली पकड़ने के लिए कांटा लगी हुई, चारा लगी हुई अपनी बंसी डाले हुए हैं। ये जो कारनामा हो रहा है पूरे देश में, देखिए जैसे ही इस देश के सारे मंदिरों का प्रबंधन इनके हाथ में आया, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई हिंदू भारत में कौन सा ऐसा अरबपति होगा जो संघ का मुकाबला कर पाए? कोई होगा ही नहीं अरबपति इतना संघ का मुकाबला कर पाए। आप उद्योग धंधा करके इतने नहीं पैसे कमा सकते जितना कुल मिलाकर मंदिरों में श्रद्धालु लोग जो है बड़े पैमाने पर चढ़ाते हैं और उसका पैसा कमाते हैं। जैसा कि इनका हथकंडा होता है, हर जगह ये नकदी चढ़ावे में आए यही सुनिश्चित करते हैं, बाकी चीजें चढ़ावे में आने पर रोक लगा दी जाती है और फिर जमकर जो है माल लूटा जाता है। सोमनाथ मंदिर का माल कहां जा रहा, इसकी जांच की जानी चाहिए। रामलला के मंदिर का माल कहां गया, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए। और जहां जहां इनके पास मंदिरों के प्रबंधन आएंगे वहां वहां इसी तरीके से होगा। मतलब मेरा टेक इसके ऊपर थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये मामला जो है इनका हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। इससे दो बातें करना चाहते हैं। एक तो ये पूजा अर्चना का जो पारंपरिक तरीका है उसको बदल देना चाहते हैं, सबका नकदीकरण कर देना चाहते हैं, श्रद्धा को रोकड़े में बदल देना चाहते हैं। ये श्रद्धा बराबर रोकड़ा, ये इनका बुनियादी फार्मूला है, ताकि सारे देश के हिंदू श्रद्धालुओं की जेब का, मेहनत का पैसा बिना बैंक में जाए, बिना उद्योग धंधों में लगे हुए मंदिरों के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खजाने में जाता रहे। ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इन लोगों ने हथकंडा निकाला है। अभी तक लोग इस हथकंडे को समझ नहीं पाए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यही हथकंडा है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। आगे हम लोगों को इन्हीं प्रश्नों पर बहस करनी पड़ेगी। अच्छा अभय जी, ये प्रयोग कहां तक ठीक था कि बुरी तरह हारे थे धामी और फिर धामी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए? वो धामी के जब भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां सामने आ रही हैं, बीजेपी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो गंभीर आरोप लगाए वो हैरान करने वाले हैं, बुरा हाल है प्रदेश का, तब भी धामी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल? और क्या उचित था हारे हुए विधायक को मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना? नहीं, वो विधायक हारा हो जो जीता हो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी की पहली शर्त ये होती है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए वो पूरी तरीके से उनके अंगूठे के नीचे रहे। अगर हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ये चीज ज्यादा आसानी के साथ संपन्न हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई बहुत लोकप्रिय नेता है जिसका बड़ा रुतबा चलता है, वो खुद भी जीतता है, दूसरों को भी जिताता है, अगर ऐसा है तब फिर उसमें संकट होगा। कौन कितना भ्रष्ट है, ज्यादा भ्रष्ट है तो भी उनके अंगूठे के नीचे रहेगा। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों का इतिहास जो है वो भ्रष्टाचार का इतिहास है, चाहे वो भाजपा के बाहर से आए हुए हों, चाहे भाजपा के अंदर से आए हुए। मोहन भागवत भाजपा के अंदर से आए हुए, पुष्कर सिंह धामी भाजपा के अंदर से आए हुए, असम के मुख्यमंत्री बाहर से आए हुए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बाहर से आए हुए। ये तमाम मुख्यमंत्री आपको सारे लोग बाहर से आए हुए मिलेंगे। और बंगाल के मुख्यमंत्री सब तो पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री तो कैमरे के ऊपर पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं,
लेकिन फिर भी अब ऐसे लोगों को जब आप बनाएंगे तभी तो वो आपके कब्जे में रहेंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री, आपको पता नहीं, बंगाल के ये जो मुख्यमंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी ने अच्छा, अपने हाँ हाँ भाषण हाँ में हाँ नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक्टिंग करके बताया था कि किस तरीके से ये पैसा जेब में रख रहे थे, और उसका वो अब हाँ चुनाव की मुहिम के दौरान वो क्लिप मैंने भी देखा है और आपने भी देखा, मैं केवल याद दिला रहा हूं हाँ आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल जो ठीक बात है। व्यक्ति और तो कैमरे पे पैसा लेते हुए पकड़ा गया, तब ये ममता बनर्जी के साथ थे, उस व्यक्ति को इन्होंने गा बजाकर मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिए, जो इनका कहना है ना कि भ्रष्टाचार के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, भ्रष्टाचार विरोध के प्रति जीरो टॉलरेंस है इनका। जो फिर करप्ट तो जो भ्रष्टाचार फिर तो आप ठीक है। सामने देख रही हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की चार्जशीट निकाली थी। हम्म, अब आप और क्या कहा जाए, बताइए। फिर तो ठीक है। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दाएं बाएं कुछ उनके चेले चपाटे नहीं करते हैं, नहीं, मुखर्जी ये को तो मैं कुछ तो क्वालिटी नहीं है। कहता। देखिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार के जरिए पैसा जमा करे, मुझे तो नहीं लगता वो पैसा सिर्फ उसकी जेब में जाता है, मुझे नहीं लगता। देखिए, कुशल भ्रष्टाचारी लोग जो होते हैं, जो नियोजित रूप से संस्थागत रूप से भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, वो पैसे को बांटते भी हैं, केवल अकेली अपनी जेब में नहीं रखते पैसे को। वो हर तरीके से जो लोग उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं, जैसे आपने खुद ही बताया कि उन्होंने अखबार वाले न बोले इसलिए उनके बीच में करोड़ों रुपए उन्होंने बांट दिए। तो वो तो ये सब वो तो होता ही है। वो तो अब ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है पार्टी फंड में पार्टी देते होंगे, आला कमान के पास बहुत बड़ा हिस्सा जाता होगा, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाते में जाता होगा। सब लोगों का गला तर है, सब लोग मस्ती में है, माल बरस रहा है राज्यों से, केंद्र सरकार से माल बरस रहा है, मंदिरों से माल बरस रहा है, जो उनके हाथ में है उसको लगातार खींच रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन माल बरस रहा है चारों तरफ से। जलवा है पैसे कमाने का तरीका। और मुख्यमंत्रियों की बात चली है तो लखनऊ में एक चैनल का आज तक का एक चौपाल चर्चा थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के नीचे से जमीन खिसका दी। या मैं कहूँ कि अमित शाह जी का संदेशा सुना दिया। अभी कल ही अमित शाह ने तलब किया था योगी आदित्यनाथ को, और रात संदेशा सुना दिया गया। उन्होंने कहा अभी कोई तय नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में हम लोग जीतेंगे, बैठेंगे, विमर्श करेंगे, तब तय होगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये एक तरह का चैनल पे लाइव ऐलान था, और चैनल भी इस बात को बढ़ा रहा है। शायद योगी आदित्यनाथ ने माल नहीं दिया होगा आज तक में इस बार, क्योंकि मैंने कहा था मुहिम चलाओ भाई, सरकार कितना माल देती है। तो शिखर सम्मेलन में ये हुआ, उसका ट्वीट कर रहे हैं आज तक के एंकर कि क्या योगी की कुर्सी पक्की नहीं है अभी। तो यानी कि अगर आज तक के चैनल के लोग ट्वीट कर रहे हैं, इतनी हिम्मत की बात है। आप इस बात को समझिए, और मुझे भी समझने की जरूरत है, केवल आपको ही समझने की जरूरत नहीं है, कि जब चुनाव का माहौल शुरू होता है उससे ठीक पहले का समय कुछ और होता है, और चुनाव का माहौल शुरू होने के बाद का समय कुछ और होता है। आप इन दोनों समय, चुनाव से पहले का रेट कुछ और है, और चुनाव का माहौल शुरू हो गया उसके बाद का रेट कुछ और है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा रेट और बढ़ता जाएगा। रेट किस चीज का है ये बताने की जरूरत है। मीडिया का। हाँ, सवाल ये है कि मीडिया आपके गुण कैसे गाएगा और आपकी कमियों को कैसे ढांकेगा। इसकी जो फीस है वो फीस चुनावी वर्ष में कुछ और होती है। जब चुनाव के 7-8-10 महीने रह जाते हैं तब कुछ और होती है, और उससे पहले कुछ और होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक तो इस बात को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो रेट कौन सा अब बदला है, पता नहीं उस रेट का पालन किया गया कि नहीं किया गया। एक तो बात ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंकज चौधरी ने जो कहा है उस वो किसी भी तरह से सच्चाई से परे नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होंगे। अब इसको जब कहा जाता है नेतृत्व में चुनाव होंगे तो क्या मतलब होता है? क्या नेतृत्व का मतलब ये होता है कि सारे टिकट उनके कहने पर दिए जाएंगे? क्या नेतृत्व का मतलब होता है कि उनको मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट किया जाएगा? भाई, नेतृत्व शब्द एक तकनीकी शब्द है, इसके कई मायने हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है और उसको मुख्यमंत्री पद से बिना हटाए हुए चुनाव हो रहे हैं, तो ये शब्द बहुत ही कई अर्थों वाला शब्द बन जाता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे,
अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं आए हैं कि उनको चुनाव से पहले हटाया जाएगा। अभी तो गए थे ना, अमित शाह से मिलके आए हैं और उसमें बहुत तरह की कयासबाजी हुई है। अब आप सोचिए, वो नेतृत्व में उनके वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहेंगे, फिर चुनाव होगा तो कौन नहीं कहेगा कि भाई इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसका ये मतलब मत निकालिए कि अमित शाह उनसे पूछेंगे भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको टिकट दे दें, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको टिकट दे दें। ऐसा नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे रहेंगे। हो सकता है कि कुछ टिकट उनके कहने पे दिए जाएं। लोकसभा में तो एक भी टिकट नहीं दिया गया था उनके कहने पे, तब भी तो मुख्यमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के। तो कहने के उन्होंने हरवा दिया फिर, इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, अब तो वो हरवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो चुनाव जीतने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे उन्हें। तब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आदेश दिया था कि भाई आप निष्पक्ष रहिए, हैं, आप अपना जो काम जिम्मेदारी है उतनी पूरी कीजिए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक कोडेड ऑर्डर था, ये कोडेड ऑर्डर था। इसका ब्यूरोक्रेसी ने सही मतलब निकाला और भारतीय जनता पार्टी की खुद जांच समिति जो बनी उसने कहा कि सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की। अब तो योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कहेंगे कि भाई प्रशासन हमारी खूब जम के मदद करे, खुल के मदद करे और पूरे चुनाव का पलड़ा हमारे पक्ष में झुका दे, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री बनना उनकी राजनीतिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनकी तमाम महत्वाकांक्षाएं खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। वो फिर गोरखपीठ के महंत बन के लौट जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उनकी हैसियत किसी एमएलए या एमपी की हैसियत रह जाएगी। तो अभी स्थिति यह है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पे बैठाए रखा जाएगा, लेकिन चुनाव होंगे अमित शाह जी के पूरे नेतृत्व और प्रबंधन के अंदर। उन दोनों के बीच में किस तरह का समझौता होगा, आला कमान और योगी के बीच में, इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। योगी जी जिस तरह का समझौता चाहते हैं उस तरह का तो नहीं होगा। उसमें चलेगी आला कमान की पूरी तरीके से। योगी जी को इस तरह का खेल खेलना है इसमें वो दोनों पालों में खेलते हुए नजर आए। एक बताइए, वो खिलाड़ी के लिए खेल कितना मुश्किल होता है। उसे इस पाले में भी खेलना है और इस पाले में भी खेलना है और एक ही साथ खेलना है, और दोनों पालों की टीमों को ये महसूस होना चाहिए कि उन्हीं का प्लेयर है। लेकिन योगी जी को ये जटिल काम करना है जो उन्होंने राम मंदिर घोटाले में किया। वो आरएसएस के पाले में भी खेलते नजर आए और आला कमान के पाले में भी खेलते नजर आए। जो काम नृपेंद्र मिश्रा ने उनसे कहा वो उन्होंने फौरन किया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा टीम बनाओ, जांच टीम बनाओ, बनाई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा इसकी रिपोर्ट तुरंत भेजो पीएमओ, तुरंत भेज दी। फिर आरएसएस के लिए भी खेला उन्होंने। आरएसएस का जो पूरी थीम लाइन थी उसी पूरी थीम लाइन पे उन्होंने सारे भाषण दिए उन्होंने। तो योगी जी जो है वो बहुत जटिल किस्म का खेल खेल रहे हैं और उनको ये खेल लगातार खेलते रहना है। और इस चीज को नागपुर भी देख रहा है और इस चीज को दिल्ली भी देख रही है कि लखनऊ में क्या हो रहा है। उसके हिसाब से आला कमान और योगी जी के बीच में समझौता होगा और उसके हिसाब से तय होगा कि योगी जी के नेतृत्व में, कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमास में, योगी जी के नेतृत्व में वो नेतृत्व किस किस्म का होगा जिसके तहत चुनाव होने वाले हैं। ये भी बड़ा टिपिकल मामला है कि नेतृत्व देखिए, किस तरह होगा। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो बाकायदा उनके नेतृत्व में चुनाव होता था। सारे टिकट वो बांटते थे, वो तय करते थे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कौन साइकिल पे जाएगा, कौन कार पे बैठ के जाएगा। वो सब वो खुद ही तय करते थे पूरा का पूरा। यहाँ योगी जी की ये हैसियत नहीं है, योगी जी की ये हैसियत नहीं है। तो अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको, चंदा चोरी मामला खत्म हो गया या बचा है अभी चंदा चोरी? ये मामला तो कभी खत्म नहीं होगा। भले ही बीजेपी अपनी तरफ से कहे कि मामला खत्म हो गया, ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। ये मामला, ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं, इसको चढ़ावा चोरी कहता हूं क्योंकि चंदा है भी नहीं है। जो चढ़ावा चोरी है ये मामला लगातार चलता रहेगा और ये लगातार बीजेपी के मतदाताओं के दिमाग में भी चल रहा है मामला। वहां कैसे खत्म करोगे आप? ठीक बात है, मीडिया दिखाना बंद कर देगा, मीडिया दिखाना बंद कर देगा तो वोटर इस पर सोचना बंद कर देगा क्या? सही बात है, सोचेगा तो है ही है, वो कहेगा तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत से पत्रकार गांव में जा रहे हैं, वो लोगों से पूछताछ करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर तक चढ़ावा चोरी के बारे में बात ना करें तो लोग खुद ही करने लगते हैं आप सब उसके बारे में बात। हाँ सही बात है, ऐसी भावनाओं से जुड़ा हुआ है ना। नहीं, कैसे उधर एक और बड़ी घटना हो रही है जो देश को हिला रही है
सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो नौजवानों के पक्ष में हैं और कई सारे अब तो देश के अलग-अलग लोगों ने वहाँ पे जाके अपना समर्थन दिया है। फ़िल्म इंडस्ट्री के भी बहुत लोग पहुँचे, प्रकाश झा जी, प्रकाश झा, सौरभ भास्कर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन गायब हैं। मैंने ट्वीट भी किया कि भाई देश ने आपको कितना सम्मान दिया, कितना पूजा की। नौजवानों का मामला देश भर के नौजवानों का मामला है। आप वहाँ जा नहीं सकते तो कम से कम एक ट्वीट ही कर दो कि साहब हम नौजवानों के साथ हैं। ये जो बड़े-बड़े स्टार होते हैं, मैंने कहा कि जब अयोध्या में ज़मीन खरीदी थी बच्चन साहब को, तो वो लोढ़ा ग्रुप के समर्थन में वहाँ पहुँच गए, नारेबाज़ी मतलब बयानबाज़ी की ज़मीन बड़ी अच्छी है। लेकिन ट्वीट करते रहते हैं 1, 2, 4 नंबर, ये नंबर, वो नंबर। अमिताभ बच्चन को क्या कमी है जो वो नौजवानों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? मतलब क्या देखिए, डर है? अमिताभ बच्चन अनुपम जितने 1 सफल मिनट 1 मिनट 1 मिनट और को बात अपनी पूरी कर लूँ। उधर अनुपम खेर, वहाँ जाके कह रहे हैं कि मैंने कितना महान कार्य किया है, मैं राम मंदिर पे पिक्चर बना रहा हूँ, उनको ये नहीं पता राम कौन से युग में पैदा हुए थे, गलत बता दिया। और कहा कि मैं इसमें अशोक सिंघल की भूमिका कर रहा हूँ। क्या अब इंडस्ट्री के लोग भी इस तरह के हो गए हैं कि हिम्मत नहीं पड़ती है उनको कहीं विश्वगुरु नाराज़ ना हो जाएँ? देखिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए, तो मोदी जी ने सारे देश में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ओपिनियन ओपिनियन का क्या कर दिया उन्होंने? ओपिनियन का पोलराइज़ेशन कर दिया। यानी जनमत का ध्रुवीकरण कर दिया मोदी जी ने। हुँ? और वो जनमत के ध्रुवीकरण से राष्ट्रीय बम्बई फ़िल्म इंडस्ट्री भी नहीं बची। बम्बई फ़िल्म इंडस्ट्री में भी अ, वो बन गए, खेमे बन गए। और उन खेमों में एक अशोक पंडित हैं, जो कि प्रोड्यूसरों का, आप तो बॉम्बे में आप जानते होंगे एक संगठन है, वो संगठन चलाते हैं। अब उनके मैं भी नाम के उसका मेंबर हूँ, मैं भी हाँ, उसका मेंबर हूँ। जी, जी, हाँ, उसके नाम के पीछे पंडित लगा हुआ है, समझ लीजिए कश्मीरी पंडित है। अनुपम खेर भी कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडितों के मन में एक तरह की आह है, उनको लगातार एक दमित होने का उनके अंदर एहसास है, जो सही एहसास है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उनके हाँ, साथ जुड़े समय हाँ, रैना भी कश्मीरी हाँ, पंडित है, हाँ। अपने शो में ज़िक्र करता भी है समय रैना। जी, जी, हाँ, तो उसका वो नहीं करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ उसका। लेकिन ये लोग, ये अभी आदित्य धर जिन्होंने धुरंधर फ़िल्म बनाई है, उड़ी फ़िल्म बनाई थी, वो भी कश्मीरी पंडित हैं। हाँ, अभी समय रैना 2 दिन पहले मेरे साथ डिनर कर रहे थे, उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था समय रैना ने, तो समय रैना ने उस समय खाना खाते-खाते भी कश्मीरियों के दर्द का मुझसे साझा किया कि हम हाँ, लोग किस तरह आए थे, पिता भी पत्रकार हैं उनके, हाँ, कि किस तरह परिवार आया था, बताया था समय रैना ने मुझे। हाँ। तो ये इन लोगों ने अपने मन की जो आह है, उसका एक भोंडा राजनीतिकरण किया और ये नरेंद्र मोदी के बगल बच्चे बन गए। हुँ, नरेंद्र मोदी के ढिंढोरा लेके नरेंद्र मोदी का वो करने लगे। उसके बाद में फिर अक्षय कुमार वो उनके साथ जुड़ गए। इस तरीके से पूरा एक बीजेपी हिंदुत्व और मोदीवादी समर्थक गुट वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री में खड़ा हो गया। और ये सारे के सारे लोग फिर प्रोपेगेंडा फ़िल्में बननी शुरू हुई। धुरंधर उन फ़िल्मों की शीर्ष पर है। कश्मीर फाइल बनी और तमाम इस तरह की फ़िल्में बनी, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल वगैरह-वगैरह। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर फ़िल्म बनी, जिनके ऊपर सुरेश ओबेरॉय के बेटे ने नरेंद्र मोदी का रोल किया। विवेक ओबेरॉय ने उनकी भूमिका की। हालाँकि वो फ़िल्म बहुत बुरी तरीके से पिट गई। अ, तो कोई उस फ़िल्म की कोई कतई याद ही नहीं करता, हैं? तो बड़े पैमाने पर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी की शख्सियत को केंद्र में रखकर ज़बरदस्त रूप से प्रोपेगेंडा फ़िल्में बनी और उन वो ये जो राम जन्मभूमि पे फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, ये भी एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। ये भी हुँ। एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। तो वो यही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बीजेपी और उनके समर्थक जो फाइनेंसर्स वगैरह हैं, आप तो उस पूरी कहानी और पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जानते हैं मतलब है। वो लोग इसको लगातार जीवित किए हुए हैं, उसमें कुछ ही फ़िल्में चलती हैं। जैसे कश्मीर फाइल फ़िल्म चल गई थी, हैं? शायद केरला स्टोरी भी कुछ थोड़ी बहुत चली है। इनकी फ़िल्में सब आदित्य धर की बनाई हुई तीनों बड़ी फ़िल्में चली हैं। उड़ी भी चली और ये दोनों भी बहुत ज़बरदस्त हिट हुई हैं। बाकी कोई फ़िल्म इनकी चलती नहीं है, सब बुरी तरीके से पिट-पिटाई जाती हैं। लेकिन फिर भी जो उसका पूरा तंत्र है, उस पूरे फ़िल्मों के ज़रिए प्रोपेगेंडा की जो वैल्यू है, उसका पूरा दोहन ये लोग करना चाहते हैं और उस काम में लगे हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ना ये नहीं पता है कि राम त्रेता युग में पैदा हुए थे कि द्वापर युग में पैदा हुए थे, कलयुग में पैदा हुए थे कि सतयुग में पैदा हुए थे। इस सब का इनको ज्ञान हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उस मशीन के एक अंग हैं और उसी तरीके से ये लोग सब काम कर रहे हैं। इस तरह की हास्यास्पद बातें करते हैं, अक्षय कुमार पूछते हैं कि आप आम छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें मतलब जो है होती रहती हैं। सब कुछ प्रायोजित हो रहा है। मोदी जी को इस तरह की प्रायोजित
प्रायोजित पब्लिसिटी में मोदी जी को बहुत दिलचस्पी है, उसकी वो परवाह नहीं करते कि इस प्रायोजित पब्लिसिटी की पोल धीरे-धीरे खुलती जा रही है, ये इसकी प्रभावकारिता का बहुत क्षय हो गया है, ये इसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी, स्थिति यही है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और बहुत अच्छे विश्लेषण पूरे देश की राजनीति को लेकर किया। सोचिए भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि मंदिरों में भगवान के नाम पर चोरी हो रही है। सोनम वांगचुक की हालत बड़ी खराब होती जा रही है, पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आपको बातचीत कैसी लगी बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।